जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वो फैमिली के लोग जोंगशू को पहचान लेते हैं और उसे ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, पर यूहान उन्हें रोक देती है और उसकी मदद के लिए जेक और तियानवेन भी आ जाते हैं। पर अब भी वो फैमिली मान नहीं रही थी और वहाँ सभी फैमिलीज के हेड भी आ जाते हैं। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जोंगशू काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसकी वजह से इतनी लड़ाई हो रही है, इसलिए वो अपनी हैट उतारकर आगे आ जाती है। अब वो इंग जोंगशू से कहने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जो वो शादी के दिन भाग गई। फिर वो इंग जोंगशू को ले जाने के लिए आगे आने लगता है, पर जेक और यूहान उसके सामने आ जाते हैं और इसे रोक देते हैं। अब जोंगशू कहती है उसके साथ धोखा हुआ है। वो फैमिली ने वादा किया था कि उसकी शादी वो इंग से होगी और उसकी सगाई भी वो इंग से हुई थी, पर शादी वाले दिन उन्होंने धोखा दिया और वो फैमिली के उस पागल लड़के से उसकी शादी करा रहे थे। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और वो फैमिली के बारे में उल्टी बातें करने लगते हैं। अब वो इंग गुस्से में जोंगशू की तरफ जाने लगता है, पर जेक उसे रोक लेता है और वो इंग को अपनी हद में रहने की कहता है। अब वू तोंग बीच में आता है और वो इंग को पीछे आने की कहता है। अब वू तोंग जोंगशू से इस शादी वाली गलतफहमी के लिए माफ़ी मांगता है और जोंगशू से पूछता है वो इतने दिन वो मेंशन में रही थी, क्या उसके साथ कोई भी गलत बर्ताव हुआ था। जोंगशू इस बात पर चुप हो जाती है। फिर वू तोंग कहता है जो भी गलतफहमी हुई है वो इस बारे में आराम से अकेले में बैठकर बात कर लेंगे, यहाँ बहुत लोग हैं और यहाँ बात करने से जोंगशू की ही बदनामी होगी। अब लोग बात करने लगते हैं कि एक अनाथ लड़की को वू फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, फिर भी वो शादी से भाग गई। ऊपर से वू फैमिली के हेड को ही उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है। ये सब सुनकर वो इंग मुस्कुरा जाता है। जेक जोंगशू से कहता है ये उसका फैसला होगा, वो जो चाहे वो कर सकती है, पर ये जोंगशू हमेशा से बात याद रखे कि वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। अब कुछ देर सोचकर जोंगशू वू तोंग से पूछती है कि वो उसकी शादी वू इंग से कराएगा या वो जोंगशू को उस पागल के कमरे में भेजना चाहते हैं। अब वू तोंग जोंगशू से कहता है कि पहले वो उसके साथ घर चले, उसके पास एक ऐसा रास्ता है जिससे जोंगशू भी खुश हो जाएगी और सारी परेशानी भी हल हो जाएगी। पर जोंगशू कहती है उसने कुछ दिनों से ये महसूस किया है कि वो और वू इंग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। अब वो इंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर ये जोंगशू के ब्लड और उस सीक्रेट टेक्निक के लिए नहीं होता तो वो कब का उस लड़की को मार चुका होता। अपना सीक्रेट बाहर आता देख वू तोंग वू इंग के एक चाटा मारता है, पर काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि हर किसी ने सब सुन लिया था। जोंगशू कहती है उसे पता ही था कि वो ये सब उसके ब्लड और उस सीक्रेट टेक्निक के लिए कर रहे हैं। अब सभी बात करने लगते हैं कि वो फैमिली उस लेजेंडरी बुक के लिए इतना नीचे गिर सकती है। अब वू तोंग कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, वो मानता है कि वो सीक्रेट बुक काफ़ी कीमती है, पर इसके लिए वो अपने बेटे की झूठी शादी नहीं करा सकता। जिस पर यूहान कहती है इसलिए उन्होंने अपने पागल बेटे की शादी कराने का डिसाइड किया। अब इससे वू तोंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जोंगशू का हाथ पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। जेक वू तोंग पर पूरी पावर से अटैक करता है और कहता है वो ऐसे जोंगशू को नहीं ले जा सकता, लेकिन वू तोंग काफ़ी आसानी से जेक का अटैक रोक लेता है और उससे कहता है कि वो काफ़ी बदतमीज़ है। ये कहते हुए वू तोंग जेक का हाथ मोड़ देता है। यूहान भी जोंगशू को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो भी फेल हो जाती है। लेकिन तभी एक अटैक होता है जिससे जोंगशू और वू इंग अलग हो जाते हैं। वो अटैक जिन जैन ने किया था और उन्हें देखकर यूहान काफ़ी खुश हो जाती है और जिन जैन जेक का हाथ भी ठीक कर देती है। अब जिन जैन सभी से कहती है कि उनके पास एक रास्ता है, वो इंग भी शादी नहीं करना चाहता और ना ही जोंगशू शादी करना चाहती है, इसलिए इनके रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, यही सबसे अच्छा रहेगा। वू तोंग से सुनकर काफ़ी गुस्सा तो होता है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब वू तोंग इसके लिए मान जाता है और सब सही हो जाता है। इसके बाद सभी मास्टर्स अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जेक और तियानवेन की फाइट का विनर किसे बनाए। तो वो सबसे पहले रिंग से बाहर जाने वाले फाइटर को लूज़र अनाउंस करते हैं और तियानवेन फाइट जीत जाता है।
पर तियानवेन ऐसी जीत को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और जेक के साथ एक रीमैच की मांग करता है। जेक भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों वापस रिंग में आ जाते हैं। दोनों की फाइट शुरू होती है और दोनों एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगते हैं। ये देखकर सभी मास्टर्स भी काफ़ी इम्प्रेस थे कि वो दोनों डिसिपल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इतनी कम उम्र में वो इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, तो आगे वो कितने हाई लेवल को अचीव कर सकते हैं। जिन तियान के मास्टर्स कहते हैं अगर जिन तियान के पास जेक जितनी आधी हिम्मत भी होती तो आज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता। जिन तियान ने भी ये सुन लिया था और वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा था। सभी मास्टर्स फाइट के एंड को देखने के लिए बेताब थे और तियानवेन अपनी फैमिली की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था और वो अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तभी जेक भी अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे आयरन बॉडी टेक्निक सिखाई थी और उसमें जेक की बॉडी को मजबूत करने के लिए वो जेक की पीठ पर हथौड़े से अटैक कर रहे थे। पर अचानक से जेक की बॉडी से इतनी तेज एनर्जी निकलती है कि मास्टर हथौड़े के साथ काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। अब जेक उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे जेक की बॉडी से काफ़ी तेज़ एनर्जी निकलने लगती है और दोनों एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और अटैक के बाद दोनों ही सीधे खड़े थे। पर तभी तियानवेन की चेस्ट पर काफ़ी बड़ा कट का निशान दिखता है और उसे काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। तभी मास्टर आते हैं और वो तुरंत ही तियानवेन की चोट को ठीक कर देते हैं और जेक भी भागते हुए तियानवेन के पास आता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तियानवेन बिल्कुल ठीक था और इस फाइट का विनर जेक को घोषित कर दिया जाता है। अब मास्टर सभी से पूछते हैं कि क्या कोई जेक को चैलेंज करना चाहेगा। बिल्कुल शांति हो जाती है और जेक लंबी लंबी सांसें ले रहा था क्योंकि उसने लास्ट अटैक में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगा दी थी। मास्टर फिर पूछते हैं क्या कोई फाइट करना चाहेगा। तभी एक आवाज़ आती है और वो जिन तियान था। वो फाइट करने की कहता है। जिन तियान का मास्टर उसे मना करता है पर जिन तियान पीछे हटने वाला नहीं था और मास्टर कहते हैं एक बार जो रिंग में आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता। अब उन दोनों के बीच की फाइट शुरू होती है और जिन तियान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करने लगता है। जिन तियान के लाइटनिंग अटैक्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि जेक को भी उनसे दिक्कत हो रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिन तियान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। इधर जिन तियान पागलों की तरह हंसते हुए जेक पर अटैक कर रहा था और उसके अटैक से बचने के बाद भी जेक को बिजली के झटके महसूस हो रहे थे। तभी जिन तियान जेक पर दोनों स्वॉर्ड से अटैक करता है पर जेक उसकी स्वॉर्ड्स को रोक लेता है। पर तभी जिन तियान जेक के पेट में लात मार देता है जिससे जेक रिंग के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाता है। अब जिन तियान भागते हुए जेक के पास आता है और वापस उस पर अटैक करता है पर जेक तो जिन तियान की स्वॉर्ड पर खड़ा हो गया था और जंप करके रिंग के बीच में भी आ जाता है। ये देखकर सभी जेक के स्किल्स की तारीफ करने लगते हैं कि अगर वो जिन फैमिली का असली बेटा होता तो वो उनकी सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पाता और फिर जेक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। ये सब सुनकर तो जिन तियान गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि वो उनकी फैमिली का कुत्ता है और चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए रहेगा वो एक कुत्ता ही। जेक जिन तियान के सभी अटैक से बचते हुए कहता है कि वो आंटी जिन जैन की वजह से चुप है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिन तियान कुछ भी कहेगा। जिन तियान की बॉडी में लाइटनिंग घूमने लगती है और वो पागलों की तरह अटैक कर रहा था पर जेक को मौका मिल जाता है और वो काफ़ी ज़ोरदार मुक्का जिन तियान के मुंह पर मार देता है जिससे जिन तियान काफ़ी दूर जाकर गिरता है पर जिन तियान वापस खड़ा हो जाता है और फिर जेक पर अटैक करने लगता है। जिन तियान का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक जेक के लग भी जाता है जिससे जेक के मुंह से खून आने लगता है और ऐसा लग रहा था कि जेक भी थकने लगा है। ये देखकर जिन जैन कहती है जिन तियान ने ज़रूर पावर बढ़ाने वाली पिल का इस्तेमाल किया है और उन्हें तो ये भी लगता है वो पिल डार्क पावर से बनी है। रिंग में जिन तियान वापस से जेक पर अटैक करता है पर जेक स्लैश अटैक से जिन तियान के अटैक को ख़त्म कर देता है और वो स्लैश अटैक जिन तियान के लगता है जिससे जिन तियान गिर जाता है। सभी को लगता है जेक जीत गया पर जेक जिन तियान से कहता है कि वो हार मानता है और जाने लगता है पर जिन तियान वापस खड़ा होता है और जेक से पूछता है उसे किसने जाने की परमिशन दी। जिन तियान अपनी पावर को
और बढ़ाने लगता है, जिससे वो अंदर से कमज़ोर हो रहा था, पर उसका पागलपन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब जिनतियान वापस से जेक को बुरा भला बोलते हुए उस पर अटैक कर रहा था, पर जेक शांत था और अपनी स्वॉर्ड से जिनतियान की स्वॉर्ड को रोक देता है और इससे जिनतियान की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। जिनतियान उसी टूटी हुई स्वॉर्ड के टुकड़े पर गिरने लगता है, पर जेक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर वू तोंग को लगता है अब शायद जिनतियान रुक जाएगा, पर वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए जेक की तारीफ करने लगता है कि वो फाइट भी जीत गया और उसने जिनतियान की जान भी बचाई। जेक हमेशा से एक ट्रू वॉरियर रहा है। ये सब सुनकर जिनतियान को वापस गुस्सा आ जाता है और हवा में जाकर काफी पावर को इकट्ठा करता है, जिससे वो एक गोल्डन इलेक्ट्रिक बॉल बना लेता है और उससे जेक पर अटैक कर देता है। जेक उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो काफी पीछे हो जाता है। तभी जिनतियान वापस से जेक पर अटैक करने आ जाता है, पर जेक वहां से हट जाता है और जेक अटैक से बच जाता है। जिनतियान जेक से पूरी पावर के साथ लड़ने की कहता है, क्योंकि वो पूरे टाइम सिर्फ भागता नहीं रह सकता। जेक कहता है अगर वो यही चाहता है तो यही सही। अब जिनतियान जेक पर अटैक करने उसके पास आने लगता है और जेक अपने मुक्के में काफी पावर इकट्ठा करता है और जिनतियान के सीधा मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिससे जिनतियान दूर जाकर गिरता है और बेहोश भी हो जाता है। जिनतियान के फादर जल्दी से अपने बेटे के पास आते हैं और जल्दी से अपने बेटे की सभी चोटें ठीक कर देते हैं। अब मास्टर वापस से पूछने लगते हैं कि क्या कोई और भी जेक से फाइट करना चाहेगा। सभी लोग तो सिर्फ जेक की तारीफ कर रहे थे। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां वू इंग अपने फादर से पूछता है वो जेक को कैसे हरा सकता है, वो काफी स्ट्रांग है। वू तोंग कहता है विनर वो होता है जो लास्ट तक टिका रहता है, ना कि जो सबसे ज्यादा लोगों को हराता है। वू इंग समझ जाता है उसे बिल्कुल लास्ट में फाइट करने जाना है। अब प्रेजेंट में लास्ट अनाउंसमेंट होने से पहले वू इंग रिंग में आ जाता है और जेक से फाइट करने की कहता है। जेक भी पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार था और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।